नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड लास्ट वीक के सीरीज में। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम कई सारे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि यूके और ईयू की मीटिंग के बारे में, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद रिलेशंस काफ़ी टेंस हो गई थी और ये जो मीटिंग है वो ये दर्शाता है कि स्ट्रैटेजिकली अब दोनों ही पार्टनर्स साथ में काम करने के लिए इच्छुक हैं। नेक्स्ट हम कई सारे और भी न्यूज़ कवर करेंगे, चाइना रिलेटेड, साउथ अफ्रीका रिलेटेड, ताकि आपको जियोपॉलिटिक्स में क्या क्या चल रहा है उन सारी चीज़ों के बारे में एक स्टोरी लाइन की तरह, एक नरेटिव की तरह समझ में आ जाए। आप मुझसे जुड़ सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम में। ये जो पीपीटी में यूज़ करने वाली हूँ ये मैं टेलीग्राम में अपलोड करने वाली हूँ। अब आते हैं पहला न्यूज़ जो है यूके ईयू समिट, राइट। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये एक रीसेट की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ब्रेक्सिट जब हुआ था, जब यूके हैड बेसिकली स्टेप्ड आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन, उस समय पे रिलेशंस हैड रियली टेकन अ डाउनटर्न। एंड उस पर्टिकुलर ब्रेक्सिट के बाद से आप देखोगे कि जो स्ट्रैटेजिक कनेक्शन थी या जो ट्रेड रिलेशंस थी, या जैसे एक मतलब ऐसा था कि जब आप किसी का एक रिलेशन तोड़ के जा रहे हो, उसके बाद जो वो करवाहट रहता है वही था। एंड फाइनली इतने साल बाद यू हैव कम टू टर्म एंड आप कोशिश किया जा रहा है कि कोई रिलेशन कैसा भी हो बनाया जाए, राइट। तो वैसे ही यूके और यूरोपियन यूनियन इज ट्राइंग टू डू इट। फॉर अ समिट में मुलाकात की थी और ये फर्स्ट पोस्ट ब्रेक्सिट समिट था। एंड जैसे कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने कहा, द समिट मार्क्स अ न्यू चैप्टर इन द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूरोपियन यूनियन। अर्सुला वॉन डेर लेयन ने, जो हाल ही में इंडिया में भी आई हुई थी, stated that at a time of global instability and when our continent faces the greatest threat it has for generations, we in Europe stick together. And ये जो पूरा has been orchestrated, or this reset has been done basically by UK Prime Minister Keir Starmer. इसी वजह से UK के जो ऑपोजिशन है उसको कई बार ये कह रहे हैं कि ये सेल आउट है, ये गलत है एंड ऑल ऑफ दैट, बट UK के प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू क्रिएट दैट रिलेशनशिप विद यूरोपियन यूनियन। ये समिट के बेसिस पे 3 डॉक्यूमेंट साइन किए गए थे, एक जॉइंट स्टेटमेंट, एक सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन अ रिन्यूड एजेंडा फॉर यूरोपियन यूनियन UK cooperation. According to the security and defense partnership, UK will have access to 150 billion euros of the European Defense Fund, and it may participate in EU civilian and military crisis missions and engage in joint procurement of defense. The common understanding of a renewed agenda for European Union and UK cooperation emphasized commitment to security, defense and development cooperation, people-centered policies, strengthening economies while protecting the planet and its resources, and on internal security, judicial cooperation and irregular migration. आगे बढ़ते हैं, ये 4 चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है। पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ द मीटिंग। ये हुआ है पोस्ट ब्रेक्सिट के टेंशन के बाद। ये जो समिट है ये बेसिकली ये दर्शा रहा है कि इतने सालों से जो टेंशन था वो धीरे धीरे अब कोशिश किया जा रहा है कि वो साथ में आए। एंड दिस इज इन लाइट ऑफ America putting in pressure on Europe to stop helping Ukraine and to get a deal of peace, a peace deal between Russia and Ukraine using force. तो इसी वजह से इस पर्टिकुलर चीज को एक see it from this perspective कि जो अमेरिका या अंडर डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहा है, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे वो यूक्रेन के साथ प्रेशर टैक्टिक्स हो, या जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इज टॉकिंग अबाउट बाइंग ग्रीनलैंड, ये सारी चीज़ों में यूरोपियन यूनियन फील्स दैट इट शुड जस्ट बी अ कलेक्टिव रादर दैन डिवाइडेड। इफ़ यू हैव ऑल्सो ऑब्जर्व लास्ट वीक ना कई सारे इलेक्शंस हुए थे रोमानिया में, पोलैंड में, एंड इन सारे इलेक्शंस में द अंडरस्टैंडिंग वॉज वेरी क्लियर, क्योंकि जो जीता है दे हैव ऑल बीन लीडर्स हु हैव सपोर्टेड फॉर अ स्ट्रॉन्गर यूरोपियन यूनियन। सो इन दिस लाइट हैविंग अ रिलेशन विथ यूके ऑल्सो मेक्स सेंस, because they all want to be seen as one unit dealing with America rather than US creating divisions in that unit. Second, ये जो यूके के लीडरशिप में चेंज हुआ है, इसी चेंज के वजह से they want to, they don't want to
continue with that tensed Brexit atmosphere. Now Keir Starmer has a lot of domestic challenges. इन्फ्लेशन को डील करना है, एम्प्लॉयमेंट, इरेगुलर माइग्रेशन, सारी जो चीजें हैं इनको डील करने के लिए यू नीड सपोर्ट, एंड यूरोपियन यूनियन हैज ऑलवेज बीन देयर. तो इसीलिए कियर स्टारमर ने ये ब्रेक्सिट का टेंशन रिलीज करने के लिए, इसको काइंड ऑफ डीकम्प्रेस करने के लिए ये समिट किया है. थर्ड इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स. सो अकॉर्डिंग टू द यूके ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स, total UK goods exports to the EU reduced by 12% in 2023 compared to 2019. Small businesses are facing challenges due to the increased red tape and trade barriers post Brexit. इसी वजह से ये कंसर्न को मीट करना है. फोर्थ पे आते हैं, the larger regional security environment amidst Trump's skepticism towards NATO. जैसे कि मैंने कहा कि ये जो NATO पे जो क्राइसिस आने लगा है because of support towards Ukraine, this is what has led to this meeting. Now, let's understand what is this meeting meaning for or means for India. अभी हाल ही में यूके के साथ हमारा एक FTA साइन हुआ है, and this basically means that जो हमारे sticky grounds थे with UK has been resolved to both parties' consent. These same concerns are also there with European Union. Maybe some exceptional ones are also there, but majority are same. तो अगर हम यूके के साथ वो सॉल्व कर पाए हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के साथ भी सॉल्व कर पाएंगे, एंड दिस इज वेयर दिस समिट बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो इफ when the relations are getting better and India then starts talking with European Union using the UK FTA as a template, we will definitely see a successful India-EU FTA in the future. So this entire thing has definite implications for India as well. Let's next come down to the next news is about Chinese foreign minister emphasizing cooperation under BRI in China, Pakistan, Afghanistan trilateral meeting. So basically चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उन्होंने एक ट्राइलैटरल टॉक्स होस्ट किया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जहां पे चाइना ने सपोर्ट दिया है टू डिफेंड सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड नेशनल डिग्निटी. Three sides agreed in principle to exchange ambassadors soon and strengthened diplomatic ties and cooperation under China's BRI. उन्होंने यहाँ तक कहा है कि they are going to boost collaboration on law enforcement, counter-terrorism and safeguard against foreign interference. Now this is very interesting because Pakistan and Afghanistan have been having tension due to the Tehreek-e-Taliban Pakistan. काफी ज्यादा टेंशन चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में. बट एक समय पे ऐसा भी था, आपको याद होगा लास्ट ईयर, जहां पे शहबाज शरीफ हैड लिटरली सेड कि वी आर गोइंग टू अ वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान, बट चाइना ने प्रेशर डाला था एंड बोथ अफगानिस्तान एंड चाइना लिसन टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान लिसन टू चाइना एंड द टेंशंस हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली. एंड इन दिस लाइट China has been really concerned about stability in the region, क्योंकि CPEC का सक्सेस उसी से आने वाला है. तो ये जो अभी चल रहा है, it is largely about CPEC, the China-Pakistan Economic Corridor, and for that China needs a stable Pakistan-Afghanistan. अब CPEC तो अफगानिस्तान से क्रॉस नहीं करता है, बट तभी भी अफगानिस्तान में जो नई गवर्नमेंट है तालिबान की, they need funding, they need resources. कौन देने वाला है? चाइना क्यों देगा? For bringing stability so that CPEC can take off. And this is where the entire economic game has been playing around. Now, does this economic game have any implications on India? Yes, of course it has. Because if CPEC takes place and it becomes a success for, from the trade perspective, it will give a dent. वो एक dent create करेगा इंडिया के economic rise पे. बट दूसरी चीज यहाँ पे ये याद रखना है, जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया था ऑपरेशन सिंदूर के समय पे, चाइना डिड नॉट एक्टिवली हेल्प पाकिस्तान. सो इन केस टुमारो ऑल्सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर आर टेंशंस, चाइना विल टॉक अबाउट कि भाई बातचीत कर लो एंड एवरीथिंग. इट विल नॉट आउटराइटली सपोर्ट पाकिस्तान. So this entire game plan of having a meeting with this trilateral meeting happening, it's all about the economic thing rather than having a strategic edge. Because अगर ये दोनों countries, they've already become pawns of China's economic game. They're already debt trapped. तो कहाँ से strategic partnership बनाने की कोई ज़रूरत है?
कल अगर पाकिस्तान अगर चाहे भी, it cannot repay back the loan it has taken from China. So they have just become, or they have been reduced to become pawns of China at this point of time. What China wants is just stability, ताकि CPEC take off कर ले. आते हैं next news पे, that is the China ASEAN Free Trade Area CAFTA 3.0, जो कि अब फाइनली जो negotiations थे वो सक्सेसफुली कंक्लूड हो चुके हैं, और ये एक वर्चुअल मीटिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड मिनिस्टर्स में अनाउंस किया गया था. 2022 नवंबर में नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी, and it was concluded in 2024 October, but it was finally announced recently. Now, CAFTA 3.0 aims to modernize and deepen economic ties, introducing 9 new chapters focused on digital economy, green economy, and supply chain connectivity. These updates reflect evolving global trends that aim to enhance industrial cooperation and supply chain integration between China and ASEAN. The ministry described the upgraded pact as a model of openness, inclusiveness and win-win cooperation. So now you see, इतना जो South China Sea में tension चल रहा है ASEAN China के बीच में, it was never about, a China ASEAN confrontation. It was always about China US confrontation in the South China Sea. And with CAFTA 3.0 coming in, you will definitely see more and more emphasis on economy. China does not want to militarily engage with US. उसको नहीं चाहिए कोई military involvement. वो skirmishes में ही खुश रहता है, क्योंकि चाइना को ये समझ में है कि भाई, if I want to be a hegemon, it will happen through economic means, and that will happen if my trade is solid. I cannot depend on anyone. Especially with America, imposing tariffs and everything. In this light, it has become more and more important for China to economically grow and have partners like, ASEAN, have partners in form of Afghanistan and Pakistan, so that CPEC can take off. At the end of the day, it is about trade and economy for China. It is least, or let's say in the list of preference, the security and the strategy element is pretty down the list for China. Next, we come down to China accelerates the Mohammed Dam construction in Pakistan. So the newspaper reports that China is accelerating the construction of the Mohammed Dam in the Khyber Pakhtunkhwa province. Again, Khyber Pakhtunkhwa, which is where TTP is present. And now you can join the dots, right? You can join the dots of why the trilateral meeting happened. The Mohammed Dam is designed to serve as a multi-purpose facility for power generation, flood control, irrigation and water supply. This was in response to India's warning to suspend, we have already suspended, to the 1960 Indus Water Treaty following the Pahalgam attack. The construction of the dam started in 2019 and it is designed to produce 800 megawatts of electricity and provide 300 million gallons of water to Peshawar. The infrastructure project also incorporates the Daimar Bhasha Dam being built on the Indus River. Now all of this is when China has said that Pakistan to restrain itself to maintain regional peace and stability. By peace and stability mein hi economic growth hoga. So that is what China is saying, that I'll create a dam, don't retaliate. I will, get Afghanistan to listen to me, don't create more and more tension, because my trade lines trade routes have to open up. So this is exactly what China has been doing in the region. Next, we come down to China in the geopolitical arena. So with US deciding to walk out of the WHO, China has stepped in and said that it's going to give additional 500 million USD. Now we already know that US has said that हमें WHO का part नहीं बनना है. Trump's argument is that it did not handle the pandemic correct. So he walked out of not only the Paris Climate Accord but also WHO. And in this light, there was a vacuum and voila, China steps in. So China has stepped in with an additional financial help to WHO. Next, we come down to French President Emmanuel Macron's visit to Vietnam and other countries like Indonesia and Singapore. Now, the visit has multiple, pacts that are going to be signed, and there will be more discussions on health, clean energy, and all of that. But look at what France is trying to signal. France wants a foothold in this region, that is the Indian Ocean region. It has been engaging with India,
and it already has a base in the Reunion Island in the Indian Ocean. So last year you would have seen that multiple times Macron visited India, then we had the AI summit in Paris. So there was a lot of engagement that is happening with India. Now it wants to diversify with other partners and have that foothold in this region because of the trade routes. It's not about South China Sea. It has been always been about the semiconductor trade routes because France wants a piece of that pie. And that is where you see France taking that effort in engaging with these countries, जो कि पहले इतने important ही नहीं थे French policy में. आते हैं next. IMF pushes Pakistan to ensure the federal budget falls in line. So we already know that while the Operation Sindoor was going on, IMF had given a bailout to Pakistan and उसके बाद conditionalities भी add कर दी. अब IMF कहता है कि भाई जो पाकिस्तान का जो फेडरल बजट है उसको ऐसे बनाना पड़ेगा that it falls in line with what IMF considers. Now IMF, if you remember, when last time it had given a loan to India, it had given the conditionalities of LPG, liberalization, privatization and globalization. And this conditionality would have literally devastated India, just because of our leadership at that point of time in the form of Narasimha Rao and Finance Minister Manmohan Singh, who, despite the conditionalities, maintained such a policy that India survived and grew at a fantastic pace that we currently see today. LPG ऐसा कंडीशनैलिटी है जो कि बड़े बड़े कंट्रीज में जब लगे गए हैं वो शॉक थेरेपी की तरह काम करता है एंड द इकोनॉमीज हैव गॉन बस्ट. IMF has always done that, and in same line with Pakistan getting the bailout, the conditionalities are terrible. But Pakistan does not have an option. It needs loan. So right now IMF is trying to dictate कि उनका बजट भी कैसा होना चाहिए ना. आप लोगों से बहुत लोग कहेंगे कि सही भी तो कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के बजट में सबसे ज्यादा डिफेंस को जाता है. But now imagine, just because of a loan, you have lost your sovereignty to make decisions about your own budget allocation. That is the kind of control IMF has. And this is the kind of control any country giving loan will also have, including China's debt trap. तो चाइना से डेट ट्रैप करता है वैसे पहले IMF भी करता था और आज भी करता है. So unless you can deal with this debt trap, the countries become pawn. And now Pakistan has literally lost its sovereignty to even decide on its fiscal budget because it has to follow what IMF is saying and it has to make the budget in line with what IMF thinks is right. Next, we come down to Pakistan strengthens Russia and Central Asia connections at the Kazan Forum. तो कजान फोरम में पाकिस्तान ने एक प्लान बताया है कि जो ये रूट है कराची, क्वेटा एंड ग्वादर, which is the Sukkur-Hyderabad motorway, it's going to be a focal point. Pakistan also wants to create something like the INSTC, that is the International North-South Transport Corridor. And Pakistan wants connectivity via that motorway to Central Asia and then to Russia. And ये कजान के समिट में उन्होंने जाके प्रपोज किया है. तो it has been वावा टाइप का हुआ है कि अरे हाँ बहुत बढ़िया है. But who is going to pay for it is the first question. Second is, who is trading so much with Pakistan? So at this point of time, it is just in the realm of discussion. Unless it is really carried out, I'm not going to be so worried about it. Okay, next we come down to South African President Cyril Ramaphosa's visit to US amid strains in bilateral ties. ये एक developing story है and काफी interesting story है. Story शुरू होती है जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट ने 49 साउथ अफ्रीकन को डिपोर्ट किया बैक टू साउथ अफ्रीका और कहा कि ये जो 49 अफ्रीकनर्स आए हैं ये इसीलिए आए हैं अमेरिका में क्योंकि साउथ अफ्रीका में जेनोसाइड हो रहा है अगेंस्ट वाइट अफ्रीकानर्स. ये वाइट अफ्रीकानर्स होते कौन है? बेसिकली दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द डच colonizers who had landed in South Africa. Now they are basically white people, skin color is white, and according to Donald Trump, supported by Elon Musk, there is a genocide going on. Now because of which South Africa के साथ relations बहुत खराब हो रहे हैं. कहानी
अगर आप ट्रम्प की सुनोगे तो ये कई मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जेनोसाइड का ब्लेम गेम चल रहा है। बट यहाँ पे दो और चीज इंपॉर्टेंट है। कुछ ही महीने पहले साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ जेनोसाइड का क्लेम किया था एट द आईसीजे, एंड इट हैड सेड दैट इजराइल इज कैरिंग आउट जेनोसाइड इन गाजा, एंड दिस केस वाज ब्रॉट बाय साउथ अफ्रीका टू द आईसीजे। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है कि साउथ अफ्रीका के साथ डोनाल्ड ट्रंप का रिलेशंस हैव बीन वर्सनिंग नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ट्रेड बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बीइंग डिनाइड टू अमेरिका। सो इन दिस टू, अगेन आपको लगेगा काफी अलग सी कहानी है वो दोनों, बट उन पर्टिकुलर छोटी छोटी इंसिडेंट्स का भी इंपैक्ट है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि एक जो ये लॉ आया है विच इज द लैंड एक्सप्रोप्रिएशन लॉ, जिसके बेसिस पे ये जेनोसाइड हो रहा है, एंड ही शोड अ वीडियो टू द साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट एंड सेड देखो भाई जेनोसाइड हो रहा है, इतने लोग मारे गए हैं, यहाँ पे दफनाया गया है, एंड दिस इज व्हाट ही बेसिकली ब्लेम्ड साउथ अफ्रीका फॉर। My question then is three things. One, when the genocide was taking place, wasn't the world aware of it? Second, and especially when you're talking about white South Africans, because they are the ones who are rich, they are the ones who have access to resources, and they could have easily put that into the social media, into the narrative. But वो हुआ नहीं. Second चीज important है कि ये आज अब क्यों बात हो रही है? What is it that Donald Trump wants from South Africa? And the third thing that is being talked about, or what is very important to understand, is that the word genocide means killing of a particular ethnic group using violence. It should not be used just in any situation. ये इस word को ना, मतलब you have to understand, you cannot use certain words to, because it has such a, इतना depth वाला word है, इतना पावरफुल वर्ड है कि आप हमेशा यूज नहीं करोगे इसको. बट वाई इज ही यूजिंग दिस वर्ड जेनोसाइड व्हेन इट कम्स टू what is happening in South Africa, or is it truly happening or not, is something that we have to question. बट हो क्या रहा है कि उस मीटिंग में when the screening was shot, तो उन्होंने कहा कि एरियल शॉट्स दिखाए हैं, मर्डर हुआ है, एंड थ्रू आउट द मीटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका remained calm. He did not retaliate and he just walked out after the meeting was done. This was very clear that South Africa is not going to give any kind of response to it. But Donald Trump is continuously saying it. Unless and until he proves it beyond this video, I think we should just, have a look at really what is happening. South Africa में murders होते हैं, but largely it happens at the, the slum areas, which is where the black South Africans live. And I'm using these words, I know they are not correct, politically correct, but again, I'm just trying to differentiate between Afrikaans and Afrikaners, and this is where the numbers are there. So calling it a genocide without the UN approval, without the international community being aware of, is slightly problematic, but that is exactly what Donald Trump is trying to do. Now, coming to the last news, which is US imposes sanctions on Sudan for violating the Chemical Weapons Convention. So US announced that it would impose sanctions on Sudan after discovering that it used chemical weapons in the ongoing civil war last year against the Rapid Support Forces. During this conflict, more than 150,000 people have been killed, which began 2 years ago when Sudan's army and the RSF fought a vicious power struggle. I've done a whole video explaining this entire crisis. And because of this, US has imposed sanctions on Sudan. चलिए इसी के साथ let me wrap up today's episode, and I hope you have understood what is happening in geopolitics. A lot of times हमें क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है, is it really true? And I think this is something that I want to convey to my audience, that whenever you read a newspaper, start questioning what is the reason behind this act. Why is the country behaving like this? Where is the signaling happening? क्योंकि countries हमेशा कुछ ना कुछ signal करती हैं अपने action के through. चलिए इसी के साथ let me wrap up. I'll see you in the next video. Till then, bye.